क्या इस आरोप में दम है कि हम 135 देशों के साथ ईरान जो खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है उस पर अगर रेजोल्यूशन में हस्ताक्षर करते हैं तो हम अमेरिका इजराइल की तरफ ज़्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने उनके जो उन्होंने ये अग्रेशन इस वक्त किया हुआ है ईरान पर जो हमला किया है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। उस पर आपसे और जनरल सिन्हा दोनों से मैं एक रिएक्शन लूँगी। जनरल मिश्रा। अंजना, मेरा इस प्रकार सोच विचार है। पहली बात, भारत जो भी कर रहा है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए कर रहा है, और गल्फ कंट्रीज, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं और जितने ये ईरान है, लेबनान है, जो भी कंट्रीज हैं उस पूरे इलाके में, और इराक है, और फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इजराइल है। मेरे ख्याल भारत एक ऐसा एक देश है जो सबसे बात करता है और सब हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो ये जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसमें देखने वाली बात क्या है कि 135 देश ने सिर्फ ये कंडेम किया है। रेजोल्यूशन ये था कि जो ईरान अटैक कर रहा है जीसीसी कंट्रीज पे, उसको कंडेम किया जाता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि यही रेजोल्यूशन बाद में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मूव किया गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में ये पास हो गया है, लेकिन ईरान के सो कॉल्ड जो दो फेवरेट्स है या सपोर्टर्स हैं, रशिया और चाइना, उन दोनों ने तो एब्सटेन किया। तो साफ जाहिर होता है कि जो उनके सपोजिटली दोस्त हैं वो तो एब्सटेन कर गए। तो मेरे ख्याल भारत इस लिहाज से ठीक है, और भारत रांची से भी बात कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर से। तो कहने का मतलब है हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। और देखिए, फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला था हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी और जो भारतीय वहां पर सेटल्ड हैं तकरीबन 90 लाख, वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। और इसमें यह भी बोला था कि सस्टेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और ये कॉस्ट फैक्टर है, इसको रखा जाएगा। और मेरे ख्याल जो हमारे पास एनर्जी रिजर्व्स हैं वो साफ दिखाता है कि उस लिहाज से हम तकरीबन ठीक है। हाँ, एलपीजी का थोड़ा इश्यू है क्योंकि उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और उसके लिए भी अभी हमने देखिए पीएनजी में कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, सीएनजी में कोई प्रॉब्लम नहीं किया है। प्रॉब्लम सिर्फ हो रही है जो कस्टमर्स हैं जो एलपीजी के लिए, और उसमें भी मेरे ख्याल रैशनलाइजेशन हो रही है। अब उसमें बात हो रही है, ये अफवाह भी फैल रही है। देखिए, अब यहाँ तो गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है अंजना, कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग कुछ डीलर्स कर रहे हैं, होर्डर्स कर रहे हैं, वो तुरंत बंद होनी चाहिए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तब ये चीजें ठीक रहेंगी। तो भारत की जो भी नीति है, देश में रहते हैं जो कि दुर्भाग्य से मानना पड़ता है कि कोविड के दौरान अगर ऑक्सीजन सिलेंडर को की भी जमाखोरी लोग कर सकते हैं, इतने अमानवीय हो सकते हैं, तो इसमें तो उनको मौका ही मौका दिखेगा। और इसकी भी रोकने की जिम्मेदारी शुक्ला जी आप ही की होगी। लेकिन जनरल सिन्हा के पास अब मैं जाना चाहती हूँ। जनरल सिन्हा, दो बड़े सवाल है मेरे। एक तो युद्ध में दो पक्ष होते हैं, एक तरफ अमेरिका इजराइल है, एक तरफ ईरान है। अब 135 देशों के साथ अगर हम हस्ताक्षर कर रहे हैं कि ईरान खाड़ी देशों पर क्यों हमला कर रहा है, तो क्या ये लॉजिक जो इसमें दिया जा रहा है वो वाकई दमदार है कि भाई ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, तुम एक दूसरे पर हमला करो? ये बाकी के देशों को क्यों आप उसमें घसीट रहे हो, या फिर ये वाकई एक झुकाव दिखा रहा है भारत का हस्ताक्षर कर? जय हिंद। देखिए अंजना, ये जो चीजें भारत कर रहा है उसके अंदर में बहुत डीप एक स्ट्रेटेजिक और हमारा डिप्लोमेटिक व्यू दिखाई देता है। आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर में वो चीज करते हैं, दो चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट गोल्स जो हैं आपके, और जो सच्चाई है जब आप खड़े होते हैं इसराइल के साथ में जाकर के, वो टेररिज्म के ऊपर हमास का नाम लेते हैं उनके पार्लियामेंट से कि ये अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इज अनएक्सेप्टेबल। दूसरी बात, जब आप जाकर के वहां साइन करते हैं चेंज ऑफ रिजीम, जो अभी का मुद्दा क्या है, चेंज ऑफ रिजीम, और उसके अंदर में जो तरीके उन्होंने अपनाए हैं, और दोनों ने तरीके अपनाए हैं, आप जाकर के वहां साइन करते हैं कि जो आज का जो चेंज ऑफ रिजीम में आया चेंज, हम उसके साथ खड़े हैं। या वहां पर जो मारे गए अयतुल्लाह अल खमेनी, तो उसके बाद में है, हाँ, हमने उसको डंके की चोट पे, वो वो बहुत बचपना होता है, आप जाकर के वहां पर साइन करते हैं कि ठीक है, हम कंडोलेंस में साइन करते हैं। आज बात है कि हम आपने जो सवाल किया है 135 देश के साथ, ये तो ठीक है, उसका मिलिट्री रेट्रीब्यूशन हो सकता है उसकी, मगर जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया तो हम उसी टारगेट पे गए जो कि एक टारगेट था
किसी सिविलियन के ऊपर में या कोई चीजों पे हम ऐसा नहीं किए कि उसको घुटने टिकाएं। ठीक है, वो उन मिलिट्री बेसिस पे हमला कर रहा है, भारत ये नहीं कह सकता वो ठीक है। आज आप बता रही है ना, 8 देशों के अंदर में 17 यूएस मिलिट्री बेसिस पे भी हमला हो रहा है, मगर इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमला हो रहा है, आप बताइए बुर्ज खलीफा के ऊपर में हमला करने का क्या, रिफाइनरी पे क्या लगता है? क्या ठीक है, उसको उसका मिलिट्री एम मिलता है, मगर हम उसके साथ खड़े हुए नहीं दिखाई, क्योंकि आपने ये कर दिया, ये यदि गलत काम कदम उठा लिया तो कल कुछ होता है तो आपके ऊपर में कोई भी आपका ये मॉरल नहीं होगा कि हम खड़े हो सके। और इस बार जो मैं देख रहा हूं, जो उसको मैं रीड कर रहा हूं, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम की जा रही है, वो प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है ये, एब्सोल्युटली। हम वहां भी दिखाई देते हैं, आप पार्लियामेंट में जाकर के बोलते हैं कि हमास का हमला एब्सोल्युटली हम उसके साथ में नहीं, वो नहीं हो सकता। हम यहां भी दिखाते हैं कि ये चेंज ऑफ रिजीम का, और फिर करेक्ट है, आप उनके यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस पे कीजिए, और बेसिस पे है, हम उसके ऊपर बोलेंगे नहीं कि ठीक आप कर रहे हैं, मगर उन्होंने जो किया है उनके बेसिस में बहुत तगड़ा हमला है। $8 बिलियन के, इससे ज्यादा एवरी डे, आई थिंक इट मस्ट हैव गॉन, मगर हम उसके लिए ताली नहीं पीट सकते, मगर वो मिलिट्री तरीका है। तो मेरे अनुसार एब्सोल्युटली वी आर, हम एक शार्प रेजर एज के ऊपर में चल रहे हैं अंजना जी। देश की अंदर की परिस्थितियां, आपने स्पेशल कमोडिटी एक्ट 1955 को इवोक किया, आप भी कह रही हैं कि होर्डिंग इज वेरी बैड। हमारा दायित्व तो बनता है, आज भी हमें कोई नहीं दिखाई देता कि हम सड़कों पे आए, और कहीं किल्लत तो आप नहीं आई ना, 13 दिन का वार हो चुका है, आपके पास 97 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, यदि आप टोटल करें तो आपने 40% जो LNG है, LPG का जो उत्पादन आपने बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा घरेलू उत्पादन है। तो वी आर ऑन अ सॉफ्ट स्पॉट, एंड वी हमको बहुत इमीडिएट मैनूवर करना पड़ेगा कि ग्लोबली चेंज हो रहा है। ये चेंज ऐसा नहीं है कि वेरी टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट है, ये चेंज आज उस संदर्भ में हो रहा है जबकि पूरे विश्व में ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। सुरेंद्र जी, ये इसका इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं। बिल्कुल, हम इजराइल में जाकर हमास को क्रिटिसाइज करते हैं, आतंकी संगठन को। हम ईरान में विदेश मंत्री से बात करके अपनी भी ऊर्जा जरूरतें सुनिश्चित कर रहे हैं। 3 बार विदेश मंत्री ने बात की, तो वहां पर ये तो पूछ नहीं रहे होंगे कि आज तापमान कितना है। आज सवाल ये है कि भारत के हित को अगर सर्वोपरि रखा जा रहा है, तो फिर आप लोग क्यों इस वक्त में ऐसे खड़े दिख रहे हैं, जैसा लग रहा है कि भाई एकदम पूरी विपत्ति आ गई है और अब इंडिया को ही इस युद्ध में कूद जाना चाहिए, अमेरिका इजराइल की निंदा करनी चाहिए। ये प्रश्न मैं इससे पूछ रही हूँ सुरेंद्र जी, क्योंकि हजारों भारतीय अमेरिका में भी मौजूद है, और ऐसे में उस भारतीय समुदाय के भी भविष्य को हम ताक पर नहीं डाल सकते हैं। और जो वॉलेटाइल सिचुएशन इस वक्त अमेरिका की लीडरशिप की है, वो पूरी दुनिया देख रहा है। और अगर हम ईरान की इस बात पर निंदा ना करें कि वो खाड़ी देशों पर क्यों हमला कर रहा है, आप सोचिए ना, उसको तो मतलब आप गिन के कुछ ही ऐसे देश मिलेंगे जहां पर अमेरिकन बेस ना हो। सिर्फ खाड़ी देशों की क्या, पूरा यूरोप आप देख लीजिए, पाकिस्तान तक देख लीजिए। ऐसे में तो ईरान जहां चाहेगा बम बरसाएगा, तो इसकी निंदा तो करनी ही चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। सुरेंद्र, दो चीजें अंजना जी बड़ी स्पष्ट हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से नहीं लेकिन आंशिक रूप से सहमत हूं। अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरी तरीके से भारत की विदेश नीति रही है, हमेशा खड़े रहे। अमेरिका ने अत्याचार किया, अन्याय किया, इजराइल ने अत्याचार किया, अन्याय किया, या फिर ईरान अत्याचार करे या अन्याय करे, जो लोग भी अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, जो लोग भी छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं, जो लोग भी सिविल इंस्टॉलेशंस पर यूएई में हमला कर रहे हैं, सबके खिलाफ भारत को खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफा नहीं होता है। हमास का पूरी तरीके से कंडेमिनेशन जरूरी है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन इजराइल ने भी जो लाखों फिलिस्तीनी मार दिए गाजा स्ट्रिप में, उसका भी कंडेमिनेशन पूरी तरीके से होना चाहिए। दोनों तरफ से मानवता मर रही है, जहां जहां मानवता मरेगी वहां वहां भारत की भूमिका युद्ध की नहीं, भारत की भूमिका बुद्ध की होती है, और बुद्ध ने हमेशा शांति का संदेश शक्ति के साथ दिया हुआ है। तो इस भूमिका में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने आप को इंडल्ज में करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफा बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी पूरी विदेश नीति को, पूरी अपनी अर्थनीति को और पूरी ऊर्जा नीति को इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में कंप्रोमाइज कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। आज की डेट में
पूरी तरीके से आप देखें कि वहां की वॉशिंगटन की जो प्रेस सेक्रेटरी है 22-23 साल की, वो कह रही है इंडियंस आर गुड एक्टर्स, दैट इज वाई हम लोगों ने उनको इजाजत दी 30 दिन का तेल खरीदने की। आप हमारी विदेश नीति की परिस्थिति देखिए, हमारी विदेश नीति ऐसी हो गई जहां पर सब हमारी पूरी दुनिया हमारी बात सुनती थी, लेकिन आज हम एक पिछलग्गू भर बन करके रह गए हैं और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। अभी आप कह रहे थे, बड़ी छोटी सी बात कह रहे थे, हमारी एक साथी कह रहे थे कि साहब ये कालाबाजारी। अंजना जी, आप ही के चैनल ने सबसे ज्यादा दिखाया है और मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। लखनऊ से लेकर के गुजरात तक कॉमर्शियल सिलेंडर हो या घरेलू सिलेंडर हो, जो परेशानियां हो रही हैं। अब इसको छोड़िए, मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। इंडस्ट्रियल गैस अडानी टोटल के टोटल कब्जे में है गुजरात में। आज की डेट में हमारे सारे के सारे उद्योग धंधे वहां ठप पड़ रहे हैं क्योंकि अडानी ने गैस के प्राइस, अतिरिक्त गैस के प्राइस 3 गुना बढ़ा दिए। 3 गुना प्राइस बढ़ा दिए अंजना जी, अडानी टोटल गैस ने 3 गुना। तो सिरेमिक इंडस्ट्री मर रही है, वहां के हजारों वर्कर जो हैं वो यूपी की तरफ वापस आ रहे हैं, कब दोबारा खुलेगी मालूम नहीं। और आप पूरे के पूरे गुजरात में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सारे के सारे प्रोडक्शन को ठप कर दिया।